हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, अभी हम ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं, भारत का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। तो उसके तहत मैं आपको पढ़ा रहा हूँ शब्दावली या टर्मिनोलॉजीज जो आपका यूज़ होती है, किसमें ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया में यूज़ होंगी। ठीक है, चलिए। तो टर्मिनोलॉजीज जो आपका लास्ट जो आपने वीडियो देखा होगा उसमें मैंने आपको वाटर ड्रेनेज सिस्टम या वाटर शेड, कैचमेंट एरिया और रिवर बेसिन में आपको मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताया। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको बताऊंगा रिवर डिस्चार्ज और रिवर रीजम। किससे बात करेंगे? रिवर डिस्चार्ज पे और रिवर रीजम पे बात करेंगे। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक होगा वो रिवर रिजुविनेशन होगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक से। तो ये है आपका रिवर डिस्चार्ज। रिवर डिस्चार्ज, रिवर डिस्चार्ज को बोला जाता है नदी निर्वहन। क्या बोला जाता है? नदी निर्वहन बोला जाता है। तो रिवर डिस्चार्ज या नदी निर्वहन होता क्या है? देखिए, रिवर डिस्चार्ज या नदी निर्वहन की बात करें तो रिवर डिस्चार्ज या नदी निर्वहन होता है कि किसी एक साल में, ठीक है, कि किसी एक साल की बात करें तो रिवर डिस्चार्ज या नदी निर्वहन मतलब होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस नदी में कितना पानी बह रहा है। ठीक है, अब आई बात समझ में। रिवर डिस्चार्ज मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस नदी में कितना पानी बह रहा है, वो क्या कहलाता है? रिवर डिस्चार्ज कहलाता है। यह नदी निर्वहन कहलाता है, अर्थात एक निश्चित समय पर उस नदी में कितनी मात्रा में पानी बह रहा है, उस एक निश्चित समय पर उस नदी में कितनी मात्रा में पानी बह रहा है, ये क्या कहलाता है? आपका नदी निर्वहन कहलाता है। यह एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर उस रिवर में कितना वाटर फ्लो कर रहा है, वो कहलाता है आपका रिवर डिस्चार्ज। क्लियर है? या वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू ए रिवर चैनल इन अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन रिवर डिस्चार्ज। ये आपको डेफिनेशन दे दी मैंने। अब मैं इसके आपको एग्जांपल की बात करूं, रिवर डिस्चार्ज का एक फॉर्मूला होता है कि रिवर डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, कि रिवर डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसकी बात करें तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू यहाँ पर बताऊंगा आपको। चलिए, तो यहाँ हम बात करें, ये एक घाटी है, ठीक है, ये एक घाटी है। अब इसमें एक नदी बह के आ रही है। ठीक है, एक नदी बह के आ रही है। ठीक है, ये नदी बह के आ रही है, ये नदी, ये इसकी डेप्थ मान लेना आप। ठीक है, ये नदी बह के आ रही है। तो अब ये जो है ये घाटी है। ठीक है, ये आपका घाटी है। क्लियर? ये आपका कोई भी एक वैली है। ठीक है, ये वैली है आपका और ये नदी बह के आ रही है। अब जो नदी बह के आ रही है तो रिवर डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है, पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं। रिवर डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है आपका रिवर डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? रिवर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इनटू वेलोसिटी। अर्थात मैं आपको बात करूं तो क्षेत्रफल में जब वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? वेग। क्षेत्रफल में जब वेग का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाता है? आपका रिवर डिस्चार्ज या नदी निर्वहन निकल जाता है। क्लियर? अब मैं इसको बताऊंगा कि आपका जो एरिया है, जो रिवर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है कि उस रिवर के एरिया को, ठीक है, यानी वो नदी कितनी जगह में बह रही है और उसकी वेलोसिटी से इनटू कर दे, मल्टीप्लाई कर दे, गुणा कर दे। अर्थात नदी जिस स्पीड से बह रही है, नदी की जो धारा जिस स्पीड से बह रही है उसमें मल्टीप्लाई किससे कर दे? नदी का एरिया का, कि नदी कितने एरिया में बह रही है, तो उससे उस नदी में बहने वाले पानी की मात्रा निकल जाएगी। क्लियर? तो अब एरिया कैसे निकालते हैं इसमें? अगर एरिया की बात करें रिवर डिस्चार्ज की, तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर? तो इसमें जो एरिया का फॉर्मूला है वो है, जैसे कि इसमें अगर लेंथ इनटू ब्रेड्थ करें, ठीक है, लेंथ इनटू विड्थ करें, तो लेंथ की जगह इसमें ले लेंगे हम क्या? लेंथ की जगह ले लेंगे नदी की डेप्थ। क्या ले लेंगे? नदी की डेप्थ को उसकी चौड़ाई से, नदी की डेप्थ को उसकी चौड़ाई से। ठीक है, डेप्थ मतलब होता है गहराई। ठीक है, डेप्थ मतलब क्या होगा आपका? नदी की गहराई। और विड्थ मतलब होगा नदी की चौड़ाई। विड्थ मतलब होता है नदी की चौड़ाई। ठीक है, तो नदी का एरिया क्या होगा? नदी की, ठीक है, डेप्थ
एरिया कैसे निकालेंगे, नदी के डेप्थ से उसकी विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थात उसकी गहराई को उसकी चौड़ाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है वेग। वेलोसिटी क्या होता है, वेग। जैसे कि हम बोले कि रफ्तार, जैसे कि तेज आपका स्पीड होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी अर्थात वेग की बात करें, तो यहां पर डिस्टेंस अर्थात नदी कितनी की, जो नदी की डिस्टेंस अर्थात लंबाई, नदी की लेंथ कितनी है, ठीक है, नदी की लेंथ कितनी है, तो यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम आ जाएगा, जो कि निकलेगी, डिस्टेंस निकलती है मीटर में, टाइम निकलता है सेकंड में, ठीक है। तो ये आपका मीटर पर सेकंड में आ जाती है क्या इसकी वेलोसिटी। इसका एक फॉर्मूला है, उसमें डेप्थ में नहीं जाएंगे, सिर्फ सिंपली आप देखो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जो मीटर पर सेकंड में निकलती है आपकी, ठीक है, वेलोसिटी है स्पीड। तो ये आपका इससे वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। इसको आप बिल्कुल इस पर ध्यान मत दो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये सिर्फ मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है बस कि रिवर डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी अर्थात क्षेत्रफल में जब उसके वेग को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो अब इसमें मैं आपको बता दूं कि जो डेप्थ, ये चौड़ाई है, चौड़ाई किसको मानेंगे हम, इसमें चौड़ाई की बात करें तो ये आपकी नदी की विड्थ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये नदी की विड्थ हो जाएगी। और अगर डेप्थ की बात करें, ठीक है, डेप्थ की बात करें तो ये आपकी नदी की डेप्थ हो जाएगी, गहराई, ठीक है, ये नदी की गहराई हो गई, ये आपकी डेप्थ हो गई। ओके, तो इससे एरिया निकल जाएगा। और वेलोसिटी में जो ये पानी बह के आ रहा है, ठीक है, जो पानी बह के आ रहा है इसकी लेंथ को जो है, और ये कितने आपका, तो इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम से वेलोसिटी निकाल लेंगे, और आपका एरिया कैसे निकाल लेंगे, आपका गहराई गुणित चौड़ाई अर्थात आपका डेप्थ इनटू विड्थ में। तो इससे आपका निकल जाएगा किसका फॉर्मूला, रिवर डिस्चार्ज का। ओके, तो एरिया इनटू वेलोसिटी अर्थात क्षेत्रफल को जब वेग में मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे आपका निकल जाएगा क्या, रिवर डिस्चार्ज। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पर। तो इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, बस सिंपली इसको पढ़ना है, बस आपको इतना फॉर्मूला याद कर लेना, आपको इसमें पूरा अंदर इसमें डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर से एक बार मैं रिवाइज आपको बता दूँ, रिवर डिस्चार्ज ये नदी निर्वहन क्या होता है कि एक नदी में, ठीक है, नदी में एक निश्चित समय में कितनी मात्रा में पानी बह रहा है उसे ही कहते हैं उस नदी का नदी निर्वहन। अर्थात रिवर डिस्चार्ज क्या होता है कि किसी द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो इन ए रिवर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज रिवर डिस्चार्ज। क्लियर है यहाँ पर। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको। रिवर डिस्चार्ज की बात करें तो रिवर डिस्चार्ज के मामले में अगर देखें तो सबसे जो अगर आपसे पूछे कि किस नदी का, वर्ल्ड में किस नदी का रिवर डिस्चार्ज सबसे लार्जेस्ट है, तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा, अमेजन रिवर। नाम सुना आप सभी ने, अमेजन रिवर या अमेजन नदी, जो कि आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में आपका बहती है। ब्राजील का नाम सुना है, तो ब्राजील जो अमेजन के जंगल, जो अमेजन के फॉरेस्ट हैं, ठीक है, तो वहां पर एक नदी बहती है अमेजन रिवर, ठीक है, तो उसका रिवर डिस्चार्ज जो है अमेजन का वो सबसे ज़्यादा है। अब रिवर डिस्चार्ज डिपेंड कई सारी चीज़ों पर करता है, जैसे कि वहाँ पर अमाउंट ऑफ रेनफॉल अर्थात जो पर्सिपिटेशन या वर्षा, बारिश कैसी होती है। बारिश ज़्यादा होगी तो नदी में पानी ज़्यादा होगा, तो नदी का ऑब्वियसली उसमें नदी का पानी ज़्यादा होगा ना। नदी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी, नदी की चौड़ाई कितनी है, गहराई कितनी, इस पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो नदी से पानी भाप बन के उड़ेगा, तो नदी में पानी की मात्रा कम होगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो नदी में जो है पानी सूखेगा नहीं, एवोपरेट नहीं होगा, नदी में पानी बहना रहेगा। तो ये कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपका रिवर डिस्चार्ज पर या नदी निर्वहन पर। तो मैं आपको बता रहा था कि वर्ल्ड में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिवर डिस्चार्ज किस नदी का है, लार्जेस्ट अमेजन रिवर का, ठीक है। अच्छा, आपने दो क्वेश्चन सुने होंगे, कभी आपसे बोला जाता है, एक बोलते हैं आपको लार्जेस्ट रिवर, ठीक है, एक बोलते हैं आपको लॉन्गेस्ट रिवर। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर। अब इन दोनों में अंतर क्या है, हो सकता है आपको डिफरेंस पता हो, लेकिन अगर नहीं पता उसको डिफरेंशिएट करते कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि लार्जेस्ट रिवर क्या होती है और लॉन्गेस्ट रिवर क्या होती है। तो लार्जेस्ट को बोलते हैं सबसे बड़ी नदी, ठीक है, लार्जेस्ट होती है सबसे बड़ी नदी, और लॉन्गेस्ट होती है सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट होती है सबसे लंबी नदी, ठीक है। तो अगर बात करें वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, नील नदी या नाइल रिवर। नील नदी या नाइल रिवर जो है ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। और बात करें बड़ी नदी की तो अमेजन रिवर
ठीक है। यह क्या है, इसको हिंदी में अमेजन ही है। ये अमेजन रिवर जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी नदी है। कैसे बड़ी है, वो लंबी कैसे है, देखिए इसी में रिवर डिस्चार्ज पे आपको बताऊंगा मैं। तो ये आपकी नाइल रिवर है, ये आपकी अमेजन रिवर है, ठीक है। तो बात करें अगर इसमें अगर पानी बह रहा है, इसमें अगर पानी बह रहा है, दोनों में, दोनों नदी में पानी बह रहा है, ठीक है। तो दोनों नदी में अगर पानी बह रहा है, देखिए अब नील नदी जो है इसकी ये लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, अर्थात इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है, ठीक है। इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक गई है, ठीक है। जबकि अमेजन रिवर की लंबाई कम दिख रही है, लेकिन इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ ज्यादा है ना। ये विड्थ देख रहे हो आप, तो विड्थ डिपेंड करती है किस पे, और इसकी डेप्थ, इसकी गहराई भी ज्यादा है, ठीक है। तो नील नदी आपकी लंबी हो सकती है, लॉन्गेस्ट रिवर है, हो सकती है कि है। तो ये आपकी नील नदी सबसे लंबी नदी पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन रिवर है। तो नदी को बड़ा किस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, उसके रिवर डिस्चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, अर्थात किस संदर्भ में बोलते हैं नदी को बड़ी नदी, कि उसका रिवर डिस्चार्ज कितना है। तो जो वर्ल्ड में लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज वो किसका है, अमेजन रिवर का है। अर्थात अमेजन रिवर में सबसे ज्यादा पानी बनता है, अमेजन रिवर में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर सबसे ज्यादा पानी बहता है। और जो रिवर डिस्चार्ज निकालते हैं, जो एरिया इंटू वेलोसिटी, ये किसमें निकालते हैं, अच्छा ये आप याद रखना, ये निकाला जाता है, रिवर डिस्चार्ज मापते हैं क्यूबिक मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्यूमैक्स। क्यूमैक्स या इसी को, इसका जो बड़ा, ये आपकी बिल्कुल इसकी यूनिट है। इसका और बड़े पे जाएंगे तो ये निकालते हैं गैलन पर डे पे, गैलन पर डे पे। गैलन समझते हैं ना, एक गैलन में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होता है ना एक गैलन में। गैलन समझते हैं ना आपका, जब जो तेल ऑयल जो इंपोर्ट होता है वो गैलन में इंपोर्ट होता है, ठीक है। उसको आपका जैसे बोलता है इतना डॉलर, जैसे कि वो बोलते हैं कि $75 जो है आपका कच्चे तेल की कीमत, क्रूड ऑयल, तो गैलन में ही देखी जाती है। तो एक गैलन में कितना होता है, 159 लीटर होते हैं। तो गैलन पर डे में या क्यूबिक मीटर पर सेकंड में निकाला जाता है क्या, रिवर डिस्चार्ज। क्लियर। तो ये रिवर डिस्चार्ज जो निकालते हो किस में निकलता है, ये, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकंड कहां से आता है, ये यहां से, ओके। और क्यूबिक जो आता है ये आपका एरिया से आता है, ठीक है। क्यूबिक से आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है, ये जो एरिया निकालता है, ये CSM, इतना डेप्थ में मत जाओ। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना, लेकिन बता दूं आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसी से आपका क्यूबिक आता है, और मीटर पर सेकंड जो आता है वो आपका वेलोसिटी से आता है। क्लियर है। तो अभी समझ में आया अमेजन रिवर को क्यों बोलते हैं आपका लार्जेस्ट रिवर, क्योंकि इसका रिवर डिस्चार्ज याद है। तो एक बार फिर से लास्ट, तो आपका रिवर डिस्चार्ज, नदी निर्वहन क्या होता है, तो एक निश्चित समय में किसी नदी में कितनी मात्रा में पानी बह रहा है उसे बोलते हैं नदी निर्वहन, जो कि किस में मापा जाता है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में, या गैलन प्रतिदिन में। एक गैलन मतलब प्रतिदिन में कितने गैलन पानी बह रहा है नदी में, ठीक है। तो रिवर डिस्चार्ज इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन ए रिवर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, विच इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर पर सेकंड और गैलन पर डे। इसका फॉर्मूला। और वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट रिवर डिस्चार्ज किस नदी का है, अमेजन नदी का। क्यों, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसकी गहराई भी ज्यादा है। तो अर्थात अमेजन नदी में सबसे ज्यादा पानी बहता है, ठीक है, एक निश्चित समय में। क्लियर है यहां पर। चलिए, तो अब इसमें आपको मैं रिवर डिस्चार्ज क्लियर है। चलिए, तो आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा आपको रिवर रीजम। क्या पढ़ाऊंगा, रिवर रीजम। तो यहां पर आपको रिवर डिस्चार्ज सबको क्लियर हो गया। अभी जो आपका होगा रिवर रीजम आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, ओके। चलिए, तो आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर रीजम, ये वो उसको बोलेंगे नदी शासन। क्या बोलेंगे, नदी शासन। तो अभी मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो क्या पढ़ाया है, रिवर डिस्चार्ज पढ़ाया आपको, अर्थात नदी निर्वहन, जो कि नदी निर्वहन क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जो पानी बह रहा है, ठीक है। अब रिवर रीजन में नदी शासन क्या होता है, तो ये जो है रिवर डिस्चार्ज से ही कनेक्ट जो है आपका डिपेंड है। जो रिवर रीजन में नदी शासन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, आपका रिवर डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है।
तो रिवर डिस्चार्ज या फिर हाँ रिवर रिजम या नदी शासन क्या होता है, सुनिए कि जो आपका एनुअल जो वेरिएशन होता है, ठीक है, एनुअल वेरिएशन इन द डिस्चार्ज ऑफ ए रिवर, एनुअल वेरिएशन इन द डिस्चार्ज ऑफ ए रिवर इज नोन एज रिवर रिजम। अर्थात एक वर्ष में नदी का जो रिवर डिस्चार्ज है उसमें कितना परिवर्तन होता है, ठीक है, उसमें कितना परिवर्तन होता है उसे ही कहते हैं रिवर रिजम। या फिर बोलें कि किसी एक साल में किसी नदी के अंदर किसी एक साल में नदी के भीतर पानी की मात्रा में कितना उतार चढ़ाव होता है, कितने कम या ज़्यादा होता है, उसे ही कहते हैं उसका नदी शासन। या बोल सकते हैं कि द फ्लक्चुएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ए रिवर थ्रू आउट द ईयर इज नोन एज आपका रिवर रिजम। क्लियर? एक चीज समझ में आई कि आपका देखिए, जैसे कि आपका अगर हम बात करें, सपोज करें किसी एक सीजन की बात कर लेते हैं, तो आपका मैंने आपको इसकी डेफिनेशन कह दी कि आपका एनुअल फ्लक्चुएशन इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, और वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या किससे कैलकुलेट करते हैं, रिवर रिजम पे। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह हम किसको रिप्लेस कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं हम, अभी हमने फॉर्मूले से निकाला, तो उसको रिप्लेस कर दें रिवर डिस्चार्ज से। तो इसीलिए मैंने इसमें बताया था कि आपका द एनुअल वेरिएशन इन द रिवर डिस्चार्ज इज नोन एज, तो रिवर डिस्चार्ज किससे मतलब आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो एनुअल वेरिएशन इन रिवर डिस्चार्ज इज नोन एज रिवर रिजम। अर्थात किसी एक साल में नदी में पानी की मात्रा का बढ़ना या घटना, जो भी आपका वेरिएशन फ्लक्चुएशन होता है उसको क्या बोलते हैं, नदी शासन। क्लियर? चलिए, तो इसका मैं आपको एग्जांपल दिया, जैसे कि ये कई सारे फैक्टर्स हैं इसके जो डिपेंड करता है। जैसे कि आप बात करें किसी भी नदी में, कोई भी नदी उठा के आप ले लें, जैसे कि गंगा नदी ले लें, आप नर्मदा नदी ले लें, हम जो इंडिया की नदी इसका एग्जाम्पल देखें, तो आपका क्या किसी एक नदी में आपका पूरे साल बराबर पानी रहता है क्या, नहीं रहता। जैसे नर्मदा की बात करें या हम खासकर पेनिसुलर मतलब प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें, तो इनमें तो काफ़ी वेरिएशन होता है। जैसे कि बात करें जो वेरिएशंस होता है इसके कई सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टर पे हम बात करेंगे अभी। तो फ्लक्चुएशन जो होता है जैसे कि गर्मी के दिनों में, या जैसे अभी मानसून आने वाला है, तो मानसून में जब बारिश होगी तो जो प्रायद्वीपीय नदियों में एकदम से बाढ़ आ जाएगी, ठीक है, नदी में इतना पानी आ जाएगा कि एकदम से ये नदी में बनेगा भी नहीं और ये ओवरफ्लो होने लगेगा और शहरों में या गाँव में घुसता और फिर बाढ़, जिसको हम बोलते हैं फ्लड, जो बाढ़ लेके आता है, ठीक है। फिर जैसे ही बारिश खत्म होगी, ठीक है, या फिर बारिश में ही अब कम होता जाता है, फिर ठंड के दिनों में आएगा तो उसमें लगभग एक निश्चित मात्रा में पानी बना रहता है। और कई ऐसी छोटी नदियां हैं कि जब गर्मी आएगी तो उनमें पानी सूख जाएगा, हो सकता है बिल्कुल कहीं बस पोखरों में भरा रहे, कहीं पर किसी खड्डों में भरा रहे, वहां की नदी सूख जाए, ठीक है, और फिर बारिश आएगी अगला साइकिल पे और फिर नदी में पानी बढ़ जाएगा। तो एक साल के अंदर किसी भी नदी में जो है पानी मतलब एक ह्यूज फ्लक्चुएशन होते हैं, खासकर पेनिसुलर रिवर्स में, ठीक है। जैसे अगर आप चाहे गंगा की बात करें, किसी भी नदी में बात करें, तो इनमें आपका सीजनल फ्लक्चुएशन होते ही हैं। आपका पर्टिकुलर एक ही निश्चित मात्रा में पानी नहीं बना रहेगा, वो कम ज़्यादा होगा ही, क्योंकि कुछ पानी इवोपरेशन हो जाता है, गर्मी के दिनों में पानी भाप बन के उड़ जाता है, बारिश के दिनों में पानी ज़्यादा हो जाएगा, ठंड के दिनों में निश्चित मात्रा में बना रहेगा। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं किस पे, जिस पे डिपेंड करता है आपका नदी शासन या रिवर रिजम। क्लियर? चलिए, तो अब बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहले रिवर रिजम क्या होता है आपका, एनुअल फ्लक्चुएशंस इन रिवर रिजम, ये आपका वार्षिक परिवर्तन किसमें, नदी निर्भर में, वही क्या होता है आपका नदी शासन। ये जो डेफिनेशन लिख दी मैंने इतनी छोटी से में, ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि एनुअल फ्लक्चुएशंस इन रिवर डिस्चार्ज इज नोन एज आपका रिवर रीजन, ठीक है। अब कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं कि किस पे डिपेंड करता है आपका रिवर रीजन, तो इस पे बात कर लें हम। चलिए, तो इसमें वो फैक्टर्स लिखता हूं जिस पे डिपेंड करता है आपका रिवर रीजन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो इसमें होगा एक तो साइज ऑफ रिवर, अर्थात नदी की जो भी साइज होगा, नदी का आकार, ठीक है। दूसरा होगा आपका
क्लाइमेट को हम दो पार्ट में डिवाइड, क्लाइमेट जो दो फैक्टर होते हैं, एक तो हम लिख दें पर्सिपिटेशन, पर्सिपिटेशन या इसी को बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में रेनफॉल अर्थात वर्षा, ये तो मेजर फैक्टर है एक, ठीक है। चलिए यहां पर टेम्परेचर अर्थात तापमान, सॉइल टाइप ये आपका मिट्टी का प्रकार, बेस फ्लो या ग्राउंड वाटर, इसको आप जो झिरे भी बोल सकते हैं। फिर आपका ठीक है बेस फ्लो ग्राउंड वाटर की बात हो गई यहाँ पर। फिर आपका ह्यूमन एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं। फिर आपका ह्यूमन एक्टिविटी हो गया, मानवीय क्रियाएं हो गया। फिर हम बात करें आगे आपका क्या फैक्टर है, इसमें वेजिटेशन भी लिख सकते हैं अर्थात आपका वनस्पति, ठीक है। तो ये वो कुछ एक फैक्टर्स हैं जिस पे आपका नदी शासन या रिवर रिजम डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब वो फैक्टर्स क्या क्या हैं अब बात कर लें। तो जो फ्लक्चुएशन है वही आपका नदी शासन है। अब किन किन फैक्टर्स पर आपका रिवर रिजम डिपेंड करता है? सबसे पहले साइज ऑफ द रिवर। क्या होगा साइज ऑफ द रिवर? अगर नदी का साइज कम होगा, ठीक है, तो पानी कम बनेगा, और नदी का पानी ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा बनेगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि अगर आपका स्मॉल रिवर है, लार्ज रिवर है, ठीक है, मीडियम रिवर है, तो जैसे आपका नदी का जो साइज होगा उस पर डिपेंड होगा आपका रिवर डिस्चार्ज। कि नदी का साइज छोटा होगा तो पानी कम बनेगा, नदी का साइज ज़्यादा होगा तो पानी ज़्यादा बनेगा। ओके, चलिए फिर आपका नेक्स्ट जो है इस पर पर्सिपिटेशन। क्या है नेक्स्ट? है पर्सिपिटेशन या रेनफॉल, अच्छा वर्षा। अगर आपका जब बारिश होगी, बारिश के दिनों में नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है, और बारिश नहीं होगी तो नदी में पानी जो है कम बना रहेगा। जैसे नदी वर्षा शुरू होती है, मानसून शुरू होता है हमारे यहाँ, वर्षा शुरू होती है तो नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। अर्थात ये तो एक बहुत मेजर फैक्टर है एक वर्षा, बारिश जो है बहुत मेजर फैक्टर है कि जैसे ही बारिश शुरू होती नदियों में, लगभग सभी नदियों में, छोटी बड़ी प्रायद्वीपीय हिमालयी सभी नदियों में पानी बढ़ जाता है। और आपका जब वर्षा नहीं होती तो उसमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है, ठीक है, आप एग्री हैं इससे। तीसरा आपका टेम्परेचर या तापमान की बात करें तो ये एक मेजर फैक्टर है। क्यों? कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जब आपका गर्मी के दिन आते हैं तो गर्मी के दिनों में आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है, आपका तापमान बढ़ जाता है। आपका 40-45 डिग्री तक आपका भारत में, लगभग उत्तर भारत में बात करें, नॉर्थ इंडिया में आराम से पहुंचता है आपका 40-45 डिग्री, ठीक है, आपका जो सेंट्रल रीजन है। तो जब पानी के आपका जब तापमान बढ़ता है गर्मी के दिनों में, तो जो एवोपरेशन है, एवोपरेशन मतलब होता है आपका जो वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे आपका पानी जो है भाप बनकर उड़ता है। जब आपका बिल्कुल आपका हेड पे होता है, ठीक है, तो अब गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा होगा तो नदी में जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ने लगता है, ठीक है। तो नदी में पानी सूख जाता है, नदी के पानी जाता है क्या, वो भाप बनकर उड़ जाता है ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ जाता है। तो जो नदी का साइज होता है, अगर नदी चौड़ी होगी तो पानी भाप बनकर ज़्यादा उड़ेगा, नदी अगर सक्रिय होगी तो पानी भाप बनकर कम उड़ेगा। क्लियर? और भी कई सारे फैक्टर हैं इसके, ठीक है। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, ठीक है, तो टेम्परेचर और इस पर डिपेंड है इवोपरेशन पर, ठीक है। चलिए सॉइल टाइप, मिट्टी के प्रकार। देखिए सॉइल टाइप भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? कुछ ऐसी मिट्टियां होती हैं जिन पर पानी डालो तो उस पर पानी बह जाता है, और कोई मिट्टी पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। अगर नदी में ऐसी मिट्टी होगी जो पानी को एब्जॉर्व करेगी नदी के आसपास, तो नदी में जो है वो पानी, अगर नदी में पानी जब कम हो जाएगा तो पानी को एब्जॉर्व कर लेगी, तो नदी में अंदर नमी बनी होती है, लेकिन ऊपर नदी सूख जाती है, ठीक है। ऊपर आपको नदी में पानी नहीं दिखेगा, लेकिन हो सकता है उसमें थोड़ा सा खुदाई करेंगे तो अंदर से उसमें नदी में एक नम मिट्टी होगी। तो अगर सॉइल का नेचर ऐसा है कि सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करती है, अर्थात पानी को जो है वो सूख लेती है, ठीक है। तो जब नदी में पानी कम होगा टेम्परेचर बढ़ने पर तो वो नदी सूख जाएगी, और नदी का नेचर ऐसा है कि उस पर पानी वो नहीं सोखती, तो आपका सॉइल का नेचर ऐसा है तो उस कंडीशन में पानी बना रहेगा, ठीक है। तो सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
फिर आपका बेस फ्लो है ग्राउंड वाटर। अच्छा, बेस फ्लो ग्राउंड वाटर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, आपने जब एक वर्ड सुना होगा झिर, झिर सुना आप लोगों ने? जैसे कि जो गांव में जब ट्यूबवेल या कहीं पर भी जब बोरिंग होती है या ट्यूबवेल्स जो होते हैं, तो जब जहां पर उसको चेक किया जाता है किसी से, एक तो आपका गांव में तो क्या होता है कि कोई बाबा आ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर पानी, आप यहाँ पर आप खुदाई कर लो, ठीक है, उन्होंने कुछ पूजा करी, बोले यहाँ पर पानी है। लेकिन जो साइंटिफिकली भी कई सारी मेथड जो है, मशीन्स आती है, उससे वहाँ का ग्राउंड लेवल चेक किया, ग्राउंड वाटर चेक किया जाता है, ठीक है। आजकल मशीन्स आ गई है, पर पहले के ज़माने में आज भी आप गाँव में जाएंगे तो वो जो है कोई बाबा आते हैं, तांत्रिक बाबा बता देते हैं कि हाँ यहाँ पर आप बोरिंग कर लो और यहाँ से पानी निकलेगा, बोलेंगे यहाँ पर झिर है, ठीक है। लेकिन इसके साइंटिफिकली मेथड होते हैं ग्राउंड वाटर चेक करने के, बेस लेवल चेक करने के। तो झिरे मतलब होता है कि जब पानी जब जो भिन भिन करके आपका फिन फिन करके जब वर्षा होती है, तो वो जो मिट्टी के अंदर जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब जो दरारें होती है, उससे पानी रिस रिस के अंदर मिट्टी में जाता है, और फिर जो है जैसे कि ऊपर नदियां बहती हैं, ऐसे ही नदी के आपका जमीन के अंदर भी जो है नदियां टाइप की धाराएं बहती हैं, ठीक है। धाराएं बहती हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन अंदर धाराएं बह रही है, तो उनको बोलते हैं झिर। क्या बोलते हैं उनको? झिर या ग्राउंड आपका बेस फ्लो। तो जो कई नदियों में जो है झिरें ज़्यादा होंगी तो उसमें पानी बना रहेगा। जैसे कि जो कुएं होते हैं, तो कुएं में कई सारी झिरें होती हैं, तभी उसमें पानी बना रहता है, ठीक है। अपने जो ट्यूबवेल होती है, बोरिंग होती है, कई बार गर्मियों में बोर सूख जाते हैं, बोलते हैं कि बोर सूख गया या बोरिंग सूख गई, पानी नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ का बेस वाटर नहीं है, ठीक है। और कहीं पर जो है साल भर बोरिंग या ट्यूबवेल चलती, क्यों? अर्थात आपका नीचे जो ग्राउंड वाटर है, जो बेस फ्लो है, वो अभी भी है। तो वो तो एक बहुत मेजर फैक्टर है ट्यूबवेल्स में, तो ग्राउंड वाटर है, बेस फ्लो, क्लियर। तो जब अगर किसी नदी में कई सारे झीरें हैं तो उसका पानी नहीं सूखेगा, क्यों? क्योंकि उसको पानी मिलता रहेगा नीचे से, और अगर वहां पर बेस फ्लो या आपका झीरें नहीं है तो आपका नदी सूख जाएगी, क्लियर। फिर आपका मानवीय क्रिया अर्थात ह्यूमन एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अगर वहां पर कोई डैम बना दिया जाए, डैम बना के पानी रोक दिया जाए, तो जो आगे, जैसे कि आपका ये नदी है, इस नदी में आपका पानी है, लेकिन यहाँ पर एक डैम बना दिया तो यहाँ तक तो पानी है, पर आगे पानी सूख गया, ठीक है। तो आगे रिवर आपका जो इसका फ्लक्चुएशन हो गया ना आपका नदी में, यहाँ तक तो पानी था, लेकिन यहाँ डैम बना के जो है पानी रोक दिया गया यहीं पर, तो आगे बस ये जब फिर डैम के गेट खुलते तो नदी में पानी आता, डैम नहीं खुलेंगे तो नदी में पानी नहीं आएगा। तो एक तो डैम बनाकर जो है इंसान पानी रोक देता है। दूसरा आपका हो सकता है कि कहीं पर नदी के आसपास कोई बस्ती बसी है, जैसे कि बस्तियां कोई भी नदी के आसपास ही बसी होती है, गांव है, शहर है, वहां पे सीवेज जा रहा है, कहीं कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर उसका पानी को यूज कर रहे हैं इरिगेशन पर्पज से। तो ऐसे कई सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है जिससे हो सकता है नदी का पानी कम हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर वहां पर बस्तियां हैं, उनका पूरा सीवेज जा रहा है वहां पर, ठीक है, तो वो नदी का पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन कचरा डाल रहे हैं तो नदी के पानी की मात्रा घट जाएगी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका किस पर, रिवर रिजम पर डिपेंड करती हैं। दूसरा आपका वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति, ठीक है। अगर पेड़ पौधे, जो कई सारे नदियों के किनारे पेड़ पौधे अगर लगे होंगे, ठीक है, तो आपका जैसे कि क्योंकि जो आपका फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट कवर की बात करें वेजिटेशन की, तो ये आपका रेनफॉल में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, क्योंकि आपका जब जहाँ पर वन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर वर्षा होती है, यहाँ पर वन नहीं होता, वहाँ वर्षा नहीं होती। तो वैसे ही नदियों के किनारे भी कई सारे वनस्पति पाए जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका किस पर, रिवर रिजम पर, क्लियर। क्योंकि वो जो फैक्टर, वो जो वनस्पति जो होते हैं नदी के आसपास, वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। वरना मिट्टी जो है नदी के साथ, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो जब नदी बह के आएगी तो वो मिट्टी को बहा के ले जाएगी, तो उसमें उसको बोलते हैं रिवर लोड। क्या बोलते हैं? रिवर लोड। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे नदी के किनारे कई सारे, तो जब नदी, तो वहां की मिट्टी लूज होगी, और जब नदी बह के आएगी एकदम बाढ़ में, तो पूरा मिट्टी को फ्लो करके ले जाएगी, तो नदी में सेडिमेंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएंगे, तो इससे आपका उसका फ्लो कम हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, तो मिट्टी वहां पर सेट रहती है, तो और पानी बहता रहता है, तो पानी की मात्रा बनी रहती है, क्लियर। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो आपका डिपेंड करते हैं, जिससे आपका डिपेंड करता है किस पे, रिवर रीजन पे, नदी शासन पे, क्लियर है आपको यहाँ पर। तो अभी मैंने आपको जो टॉपिक डिस्कस करा वो कौन कौन सा करा, आपको रिवर रीजन करा और आपका रिवर डिस्चार्ज करा। ये आपका रिवर रिजम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब अगला जो आपका टॉपिक होगा वो होगा रिवर रिजुविनेशन अर्थात नदी कायाकल्प। तो अभी मैंने आपको रिवर रिजम पढ़ाया, ठीक है, जो किस पे डिपेंड करता है, रिवर डिस्चार्ज पे। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो रिवर डिस्चार्ज और रिवर रिजम आपका कंप्लीट हो गया। अब जो मैं आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगा मैं रिवर रिजुविनेशन, क्योंकि बड़ा टॉपिक है जिसमें कई सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसमें कवर नहीं कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को, दोनों को। इसको आप सिर्फ इसमें 2 टॉपिक बताए मैंने, शब्दावली, ठीक है,
है। तो आपका जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें आपको बताऊंगा मैं रिवर रिजुविनेशन, ठीक है, या नदी कायाकल्प। क्लियर है सबको? चलिए, ओके, थैंक यू।